हेलो हाय एवरीवन। यहाँ पे हम करेंगे आगे सेक्शन 71 से। हमने सेक्शन 69 तक समझिए, तो सेक्शन 70 से आगे करेंगे जहाँ से हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है चैप्टर 6 का, जिसके अंदर हमें अरेस्ट के बारे में बता रखा है। जो वारंट होते हैं, वारंट के थ्रू हम किस तरीके से अरेस्ट करते हैं उसके बारे में बता रखा है। अब हमें ये बेसिक पता है। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप जुडिशरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। प्री मेंस दोनों की तैयारी होगी, ऑनलाइन क्लासेस हैं। ठीक है, सारा जो है मेजर माइनर एक्ट कवर होंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो हमारे ऑफेंसेस होते हैं या तो वो कॉग्निजेबल होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। या तो हमारे ऑफेंसेस जो होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल है तो यानी कि उसके अंदर जो पुलिस है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। पुलिस क्या कर सकती है? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कौन से सेक्शन के अंदर करती है? ये सेक्शन 41 के अंदर कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा पुलिस को तो ये पावर दी गई है कि अगर ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है तो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है और कोई मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। ये वहाँ पे हमें सेक्शंस 43, 44 उन सब के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, वहाँ पे जो पुलिस होती है या कोई प्राइवेट पर्सन होता है वो विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। अब देखो, वारंट होता क्या है। जैसे मैंने आपको सम्मन बताया था कि सम्मन क्या होता है, इसी तरीके से वारंट को हमें समझना है कि वारंट क्या होता है। यहाँ पे सेक्शन हमारे 70 से लेके 81 तक जो है इसके अंदर दे रखे हैं। ये पार्ट बी है चैप्टर 6 का, जिसके अंदर हमें ये सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है। तो वारंट ऑफ अरेस्ट मींस रिटर्न ऑर्डर। देखो ये क्या है? रिटर्न ऑर्डर है अपने आप में। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये रिटर्न में होगा। ऑर्डर जो होगा, ऐसे ही हम ऑरली किसी को ऑर्डर नहीं करेंगे। इशूड एंड साइन बाय। इशू होगा और साइन होगा किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट इसको इशू करेगा। एंड एड्रेस टू अ पुलिस ऑफिसर। या तो किसी पुलिस ऑफिसर को बोला जाएगा कि जाइए आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए, या किसी और पर्सन को भी बोला जा सकता है स्पेसिफिकली नेम। जैसे कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी ABCD मेरे को बोल दिया, आपको बोल दिया, किसी भी पर्सन को बोल सकता है मजिस्ट्रेट। एंड कमांडिंग हिम टू अरेस्ट द बॉडी ऑफ द एक्यूज पर्सन नेम्ड इन इट। तो जिस भी व्यक्ति का उसके अंदर नाम लिखा गया उसको जाके अरेस्ट करना पड़ेगा। किसको? जो जिस पर्सन को डायरेक्शन दिए। यानी कि पुलिस के मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो दो लोगों को, यानी कि पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी थर्ड पर्सन को भी, यानी किसी प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस पर्सन को जाके अरेस्ट कीजिए। ठीक है। अब देखो अभी जैसे हमें सम्मन में देखा था सेक्शन 61 के अंदर की क्या कंटेंट्स होते हैं सम्मन के, इसी तरीके से सेक्शन 70 के अंदर दे रखा है कि कंटेंट क्या होते हैं। तो सेक्शन 70 हमें क्या बोलता है कि क्या क्या चीजें होंगी एक वारंट के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये राइटिंग के अंदर होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे सम्मन हो चाहे वारंट हो, दोनों कैसे होने चाहिए? राइटिंग के अंदर ही होने चाहिए। तो ये राइटिंग में होना चाहिए और उसको भी साइन करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसको भी साइन करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा। और इसके ऊपर भी सील ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए और उसके ऊपर भी सील ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो दोनों के अंदर एक तरीके से ये चीजें कॉमन ही है कि उसके ऊपर भी सील होगी, वो भी साइंड होगा, वो भी राइटिंग में होगा, ये भी राइटिंग में होगा, साइंड होगा और सील होगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है। तो ये कॉमन है दोनों चीजों के अंदर। अब इसकी ड्यूरेशन बता रखी है कि ये कितने ड्यूरेशन तक वैलिड रहता है। तो ये कब तक वैलिड रहता है? जब तक कि इसको कैंसिल ना किया जाए या फिर एग्जीक्यूट ना कर लिया जाए। यानी कि जिसको अरेस्ट करने के लिए भेजा गया था, या तो उसको पकड़ के अरेस्ट करके कोर्ट के सामने ना ले आया जाए, तब तक ये फोर्स में रहता है, या फिर कैंसिल ना कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। अब देखो कैंसिल कैसे होता है। जैसे मान लो कि आपके अगेंस्ट एक वारंट इशू है और आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था, उसके अंदर वारंट इशू हुए थे, नॉन बेलेबल वारंट जिनको बोलते हैं। अब आपके अगेंस्ट वो इशू हो गए, तो आप अभी जो पुलिस ऑफिसर है उसको तो डायरेक्शन मिली हुई है कि उसको आपको अरेस्ट करना है। आप जैसे जो भी एक्यूज था उसने अपना एक एडवोकेट हायर किया और उसके थ्रू उसने कोर्ट में जाके कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई कि मेरा ये NBW जो है कैंसिल करवा दीजिए। अब NBW जो है कैंसिल हो गया, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर को तो पता नहीं कि मेरा ये NBW कैंसिल हो गया। तो जब ये इस एक्यूज को अरेस्ट करने पहुंचेगा, एक्यूज बोलेगा कि मेरा तो NBW कैंसिल हो गया, तो पुलिस ऑफिसर तो मानेगा नहीं, वो तो इसको अरेस्ट करेगा। तो जब इस तरीके से NBW लगाया जाता है तो कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रोबकार बोलते हैं। रोबकार बोलते हैं। तो वो कोर्ट के थ्रू ले लिया जाता है और ये रोबकार जो है इस एक्यूज के पास रहता है कि मेरे को कोर्ट के ऑर्डर है कि मेरा ये जो वारंट इशू हुआ था ये कैंसिल हो गया। तो ये जो है रोबकार ये शो कर देता है पुलिस ऑफिसर को, एंड पुलिस ऑफिसर फिर उसको अरेस्ट नहीं करता। ठीक है। और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है कि भाई जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता। मान लीजिए कि एक कोर्ट की डेट थी, जैसे मान लो 1 तारीख को उसको अरेस्ट प्रेजेंट करना था कोर्ट के अंदर। ठीक है। लेकिन वो
अब 22 ले लेते हैं, 22 ही आ गया, तो अब उसको वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, मतलब इस टाइप से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो वारंट है वो अब खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। इसके बाद भी अगर अरेस्ट करना चाहता है कहीं तो उसको मिलता है, तो वो इन वारंट की बेसिस पे उसको अरेस्ट कर सकता है। तो जब जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर अगर वो कैंसिल हो जाए, तो फिर उसकी जो वैलिडिटी है वो उस वारंट की वो खत्म होगी, अदरवाइज वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन 70 के अंदर इतनी बात बताइए। आई होप आपको समझ आया। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेक्शन 71 के ऊपर आते हैं। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। अब यहाँ पे ये पावर दी गई है क्या कि सिक्योरिटी ली जा सकती है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसको, उससे सिक्योरिटी लेके उसको छोड़ने की पावर दी गई है। कि आपको जैसे पुलिस ऑफिसर को ये दिया वारंट की आप इसको अरेस्ट करना, लेकिन यहाँ पे पावर दी गई है कि आप उसको सिक्योरिटी लेके छोड़ सकते हो। कोर्ट कैन डायरेक्ट बाय एन एंडोर्समेंट ऑन वारंट फॉर टेकिंग सिक्योरिटी एंड रिलीज फ्रॉम कस्टडी। तो उसके ऊपर एंडोर्समेंट लेके उसको छोड़ सकता है कि आप इससे सिक्योरिटी ले लेना और इसको छोड़ देना। अब एंडोर्समेंट के अंदर जब कोर्ट एंडोर्समेंट देगा उसके अंदर क्या लिखेगा कि नंबर ऑफ श्योरिटीज की, जब आप इसको छोड़ोगे, जैसे आप इसको अरेस्ट करने गए, वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट था, अब आप कह रहे हो, आप उस पर्सन को बोलते कि तेरे को कोर्ट के हिसाब से अभी के अभी मैं छोड़ सकता हूँ अगर तू मेरे को सिक्योरिटी दे देता है तो। लेकिन अब उस ये जो अपने हाथ में वारंट लेके गया होगा इसके ऊपर लिखा होगा कि अब इस सिक्योरिटी में क्या क्या लेना है उससे। तो यहाँ पे उसको बोलेगा देख अगर तू ये चीजें कर देता तो मैं तेरे को अभी छोड़ के चला जाऊंगा। एक तो नंबर ऑफ श्योरिटीज की, भाई 2 श्योरिटी, 1 श्योरिटी, कितनी श्योरिटी चाहिए वो तू मेरे सामने प्रेजेंट कर दे। ठीक है, अपने पूरे वैलिड प्रूफ के साथ वो अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। कितना अमाउंट की सिक्योरिटी लेनी है, ठीक है, और टाइम टू अटेंड द कोर्ट, और किस दिन कोर्ट के अंदर आना है उस दिन कोर्ट में पहुंच जाइए। उसको ये डायरेक्शन ये बता के आ जाते हैं। तो अमाउंट जैसे कि 10,000 की सिक्योरिटी दे दे, नहीं आएगा तो ये तेरी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ उसको ये करके और छोड़ी जा सकती है। अब जैसे अमाउंट 10,000 का बता दे, 10,000 की एफडी लगा दी उसके साथ, या कोई गाड़ी के पेपर लगा दी, कुछ भी किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ श्योरिटीज की 2 लोग होंगे, कितना अमाउंट होगा और किस दिन उसको कोर्ट में आना है ये भी उसको सारा बता दिया जाएगा एंडोर्समेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर वही चीजें होती है तो उसको फिर वहां पे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको बस बता देंगे कि इस दिन आप कोर्ट में आ जाना। तो ये पावर दी गई है। सेक्शन 72 क्या बोलता है? वारंट टू व्हेन डायरेक्टेड। अब वारंट जो है कब डायरेक्ट होगा? सेक्शन 72 बोलता है ऑर्डिनरली टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स और टू एनी अदर पर्सन। तो ऑर्डिनरली क्या है? एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को हो सकता है, या किसी और पर्सन को, जैसे प्राइवेट पर्सन है उसको भी किया जा सकता है। ये कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, और इनमें से कोई भी इनको एग्जीक्यूट कर सकता है या सारे मिलके भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस वारंट को जो कि डायरेक्ट किया गया। देन सेक्शन 73 बोलता है वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब ये जो वारंट है किसी को भी डायरेक्ट किया जा सकता है, जो हम प्राइवेट पर्सन वाली बात देखते हैं। तो कैन बी इशूड टू एनी पर्सन एंड फॉर होम इशूड इफ अरेस्टेड शेल बी मेड ओवर विद वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अब जैसे किसी प्राइवेट पर्सन को बोला है, अब प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट करके ये थोड़ा ना कि अपने घर ले जाके उसको बंद करके रखेगा। उसको क्या करना होगा, जो भी उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पे ले जाएगा, और जो भी वहां पे पुलिस ऑफिसर होगा उसको हैंड ओवर कर देगा कि इस तरीके से कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दी थी और ये जो है अरेस्ट वारंट है और मैं इसको अरेस्ट करके ले आया हूँ, और उसको फिर हैंड ओवर कर देगा उन पुलिस को। ठीक है, तो ये सेक्शन 73 हमें बोलता है। तो ये प्राइवेट पर्सन को पावर दे रहा है। 72 किसको पावर दे रहा था? पुलिस ऑफिसर को दे रहा था। और 73 किसको पावर दे रहा है? प्राइवेट पर्सन को पावर दे रहा है। और ये जो है इसका फॉर्मेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सम्मन का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्म नंबर किस में होता है? 1 में होता है, शेड्यूल 2 के। इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस में दिया है? फॉर्म नंबर 2 में दिया है, सेकंड शेड्यूल के वारंट ऑफ अरेस्ट का। ठीक है, देन हम आते हैं सेक्शन 74 के ऊपर। सेक्शन 74 हमें क्या बोलता है? वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। तो अब वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो भी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। तो यानी कि अगर मान लो कि कोर्ट ने जैसे मान लो कि बी पुलिस ऑफिसर को बोला था, तो जरूरी नहीं है कि बी ही इसको जाके एग्जीक्यूट करेगा, कोई और पुलिस ऑफिसर भी एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसके भी नाम पे ये इसको आगे एंडोर्स कर देता है कि ठीक है मेरे बिहाफ पे आप जाके इसको अरेस्ट करके आओ। जैसे सेक्शन 55 में होता था, वहां पे सुपीरियर जो है लोअर वाले को बोलता था, सेम चीज यहाँ पे है, बाय द ऑफिसर टू होम इट इज डायरेक्टेड और एंडोर्स। तो जिसको भी फिर वो डायरेक्शन दी गई होगी वो उसको जाके एग्जीक्यूट करके आएगा। फिर जो भी इसका सब्सटेंस होगा, जो वारंट के अंदर जिस चीज के लिए अरेस्ट करने के लिए बोला गया, वो सारी जब जिस पर्सन को अरेस्ट करने जाओगे उसको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो जो पुलिस ऑफिसर है, अदर देन पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। और उसको अगर जरूरत होगी तो वारंट भी शो कर देगा। जैसे सेक्शन 55 में था, वहां पे भी जब वो जाता था तो सब्सटेंस बताता था कि भाई मेरे को जो है मेरे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ने इस तरीके से डायरेक्शन दी है और ये चीजें हैं, आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। वहां पे वो होता था कॉग्निजेबल ऑफिस में विदाउट वारंट अरेस्ट करने जाते थे, यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल के अंदर विद वारंट अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो वहां पे बता रहे हैं। सेक्शन 76 क्या बोलता है?
पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले की, अब जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको बिना डिले के आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करोगे। जैसे वहाँ पे सेक्शन 57 आता है, ऐसे यहाँ पे सेक्शन 76 आता है। विद इन 24 आवर्स आपको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अननेसेसरी डिले के बिना आपको प्रेजेंट करना होता है। अगर मान लीजिए आपने सिक्योरिटी लेके छोड़ दिया वो तो अलग बात है, फिर वहाँ तो क्या ही आप प्रेजेंट करोगे, वो तो कोर्ट ने खुद ही डायरेक्शन दी थी। लेकिन अगर आपको अरेस्ट करके उसको लेके आना है तो आपको अननेसेसरी डिले नहीं करना उसको कोर्ट में अंदर लाते हुए। लेकिन इसके अंदर जो आने जाने का टाइम होगा ना, कोर्ट में आने जाने का कॉम्यूट करने का टाइम होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो प्रोवाइडेड दैट सच डिलेशन नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, वही बात इसने यहाँ पे बता दी, ठीक है। आई होप सेक्शन 76 तक समझ आया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेक्शन 77 छोटी सी बात बोलता है कि आप ये जो वारंट इशू हो रहे हैं पूरी इंडिया में आप कहीं पे भी जाके इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो दिल्ली में कोई वारंट इशू हो रहा है तो आप उसको जाके तमिलनाडु में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई वारंट अगर मान लीजिए असम के अंदर इशू हो रहे हैं तो आप उसको जाके हरियाणा में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कोई भी किसी भी पार्ट में के अंदर इशू हो रहे हो आप उसको किसी और कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेक्शन 77 इस चीज को बोलते हैं। 78 और 79 के अंदर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, वारंट को फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वारंट को डायरेक्ट कर रहा है। देखो फॉरवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड का मतलब हो जाएगा कि भाई मैं अगर वारंट इशू कर रहा हूँ तो मैं अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर को नहीं बोल रहा कि जाके आप इसको एग्जीक्यूट करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो दूसरा जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे भी जिस व्यक्ति के अगेंस्ट उस वारंट को इशू करना है, जहाँ पे वो बैठा हुआ है, उस कोर्ट को मैं ये वारंट जो है आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टेड का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं अपने ही जो जुरिस्डिक्शन का पुलिस ऑफिसर है उसको डायरेक्शन दे दूंगा कि जाके आप अरेस्ट करो। तो पहले 78 देख लेते हैं, देन 79 देखेंगे। तो 78 क्या बोलता है कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन, कि मेरी जो जुरिस्डिक्शन है, जैसे मान लो कि मेरी जुरिस्डिक्शन ए है तो मेरे को अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके वारंट को एग्जीक्यूट करना है। सच कोर्ट मे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू पुलिस ऑफिसर, की डायरेक्ट करने के बजाय, ये जो डायरेक्ट कर रहा है ना 79 में, इसके बजाय वो क्या कर सकता है, फॉरवर्डेड बाय पोस्ट, कि उसको फॉरवर्ड कर सकता है। ये फॉरवर्ड वाला वर्ड है, देखो फॉरवर्डेड वर्ड यहाँ पे यूज होता है ना, उसको फॉरवर्ड कर सकता है थ्रू पोस्ट या किसी और तरीके से टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी उस एरिया का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या डीएसपी है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और कमिश्नर है ऑफ पुलिस, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जहां पे भी उसको एग्जीक्यूट करना है उस वहां के एरिया के ईएम, डीएसपी या कमिश्नर के पास उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जो डीएसपी या कमिश्नर है उसको एंडोर्स कर देगा अपना नाम उसके ऊपर, और इफ प्रैक्टिसेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियरिंग बिफोर प्रोवाइडेड, तो फिर उसको जैसे नॉर्मली हम एग्जीक्यूट करते हैं उसी तरीके से उसको फिर वो एग्जीक्यूट करा देगा अपने पुलिस ऑफिसर्स को भेज के। The court issuing warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information। अब ये जरूरी है कि जो भी जब ये इस तरीके से फॉरवर्ड किया जाएगा वारंट, तो वो सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा कि भाई इसने क्या ऑफेंस किया, ये भी साथ में बताएगा। क्यों बताएगा, ताकि अगर उसको बेल के ऊपर छोड़ना पड़ा, अभी सेक्शन 81 पढ़ेंगे, तो उसको छोड़ा जा सके, ठीक है, अगर वो इस तरीके का ऑफेंस हुआ तो। against the person to be arrested with such documents if any as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be granted to the person, कि उसको बेल देनी चाहिए वहीं के वहीं या नहीं देनी चाहिए, कोर्ट में भेज देना चाहिए जिसने बोला था, ठीक है। और 79 में तो कोर्ट क्या कर रहा है, मैं उस एरिया के डीएसपी, ईएम या कमिश्नर को नहीं बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपने ही पुलिस ऑफिसर को बोलूंगा जा उस वाली डिस्ट्रिक्ट में उसको पकड़ के ले आ। अब जब मैं ऐसा बोलूंगा ना तो यहाँ पे दो सिचुएशंस आ जाती है। एक तो आती है इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन क्या बोलती है कि अगर बहुत ज्यादा डिले होगा ऐसा करने में, तो मेरे जो पुलिस ऑफिसर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्टली जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनरली मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं अपने पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दूंगा कि जा दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके अरेस्ट कर, तो वो क्या करेगा, एक एंडोर्समेंट लेगा उस जुरिस्डिक्शन के ईएम से जाके, या पुलिस ऑफिसर जो कि इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से नीचे की रैंक का ना हो, उससे जाके एंडोर्समेंट लेगा कि मैं आपके एरिया के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा डिले कोज हो जाएगा इस एंडोर्समेंट लेने के कारण, वहाँ पे डायरेक्टली जाके भी मैं जो वारंट है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो फिर ये जब उस मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा तो वो उसको एंडोर्स कर देगा, अपना नाम लिख देगा उसके ऊपर, एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर। उसको फिर ये मान ली जाएगी कि सफिशिएंट अथॉरिटी है उसको अरेस्ट करने की, अब मेरे एरिया के अंदर वो ऐसे अरेस्ट कर सकता है। और अगर उसको लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए होगी तो वो लोकल पुलिस भी उसको वहाँ की दिला दी जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 79 ये बात बोलता है। आई होप यहाँ तक समझ आया हो, जितने सेक्शन 71 से भी 79 तक इस वीडियो में समझे हैं। बाकी पीछे भी हमने 1 से लेके 69 तक सेक्शंस कवर कर रखे हैं, प्लीज उनको देखिएगा, ठीक है। सेक्शन 80 के ऊपर आते हैं। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इज इशूड। अब जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुए हैं उसके लिए क्या बोल रहा है, प्रोसीजर कर रहा है कि उसका अरेस्ट किस तरीके से होगा। तो जब
वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, इज एग्जीक्यूटेड, अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जब वो एग्जीक्यूट होंगे, इन विच इट वाज इशूड द पर्सन अरेस्टेड शेल, तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है शेल, अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर, या तो अगर वो कोर्ट 30 किलोमीटर के अंदर अंदर है, जिसने बोला था जैसे मेरी 7 वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके अरेस्ट करना तो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर उससे दूर है तो ये बात होगी, अगर वो 30 किलोमीटर में है तो आप उस कोर्ट के सामने ही ले आओगे जिस कोर्ट ने बोला था पकड़ने के लिए, लेकिन 30 किलोमीटर से दूर है तो फिर वहां पे जो पुलिस ऑफिसर जिसने पकड़ा था वो क्या करेगा, उसको वहां के ईएम के पास, डीएसपी के पास या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाके प्रेजेंट कर देगा, जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में जाके उसने पकड़ा है, अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71। अब सिक्योरिटी ले लिया आपने तो फिर तो वहीं कहीं छोड़ दिया होगा उसको बस डायरेक्शन दिया होगा कि इस दिन आप कोर्ट में आ जाना, अगर आपने सिक्योरिटी में नहीं छोड़ा तो फिर आप उसको ईएम, डीएसपी या कमिश्नर के सामने आके प्रेजेंट करोगे, ठीक है। नहीं तो अगर 30 किलोमीटर के अंदर कोर्ट ही है तो कोर्ट के अंदर ही ले आओ, फिर इनके सामने लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन 81 हमारा लास्ट सेक्शन आता है, इसके अंदर ये बोलता है कि अब जैसे मैं मान लो कि कमिश्नर हूं या ईएम हूं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं या डीएसपी जो भी हूं, मेरे सामने उस पर्सन को लाके प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा उसका प्रोसीजर बताता है, तो जो भी ईएम, डीएसपी या कमिश्नर के सामने लेके आया जाएगा, शेल इफ द पर्सन अरेस्टेड पर्सन टू बी द पर्सन इंटेंडेड टू बाय द कोर्ट विच इशूड द वारंट। अब यहाँ पे जब इनके सामने लेके आया गया, ईएम के सामने, कमिश्नर के सामने या सुपरिटेंडेंट के सामने, उसको ये लगता है कि हाँ ये वही पर्सन है जिसके लिए हमें वहां से सम्मन मिले थे कि इसको अरेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, ठीक है कि आप उस कोर्ट में ले जाओ, डायरेक्शन दे देगा कि उस कोर्ट के अंदर आप इसको ले जाओ। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोविजो दे देता है, क्या बोलता है कि इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, लेकिन अगर उसको पता चलता है, क्योंकि उसको सब्सटेंस आए थे कौन से सेक्शन के अंदर, 78 के अंदर सब्सटेंस भेजे गए थे सब सेक्शन 2 में कि क्या इसने किया क्या है, तो उससे पता चल जाएगा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब यहाँ पे अगर वो ऑफेंस बेलेबल होता, सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल, और वो वहीं के वहीं अपनी बेल देने के लिए तैयार है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर पे, तो or a direction has been endorsed under section 71 on the warrant and such person is ready and willing to give security, या फिर section 71 वाला था और वो कहता है कि मैं मतलब उनके सामने सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर वहां पे वो उससे उस बेल या सिक्योरिटी लेके उसको छोड़ देगा बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, और फिर बता देगा कि इस कोर्ट के अंदर आप उस दिन प्रेजेंट हो जाना। और प्रोविजो एक और क्या बोलता है, प्रोविजो 1 हो गया, प्रोविजो 2 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, ये कौन सा था, बेलेबल था, ये क्या है, नॉन बेलेबल के लिए बोल रहा है, इट शैल बी लॉफुल फॉर सीजेएम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 437, जहां पे हम बेल की बात करते हैं, या फिर सेशन जज और द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 78 टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल। तो नॉन बेलेबल है तो जो भी वहां का जो सीजीएम है ना, उसके पास अगर आप बेल एप्लीकेशन लगाते हो तो वो भी उसके पास ये पावर है कि वो बेल पे उसको छोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस सीजीएम को पावर दे दी गई, जो उस एरिया का सीजीएम है जहां पे आपने उसको अरेस्ट किया, सीजीएम, सेशन जज, जो भी है जिसके पास भी लगनी चाहिए उसके पास आप एप्लीकेशन लगा के उसको छुड़वा सकते हो। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू प्रिवेंट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71। तो ये वाला सेक्शन जो है आपको सेक्शन 71 से प्रिवेंट नहीं करता पुलिस ऑफिसर को सिक्योरिटी लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 81 तक कवर होता है हमारा। देन यहाँ 82 के अंदर आता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, जो पर्सन भाग रहा होता है, भगोड़ा होता है, उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू होती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ के लिए इतना ही करते हैं, हमने सेक्शन 70 से लेके 81 तक कवर किया है। आई होप आपको समझ आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप जुडिशियल क्लासेस के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।